कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र। अभी जो 21 फरवरी को पेपर होने वाला है उसके लिए 2 अंकों के प्रश्नों के यहाँ कुछ उत्तर हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। ये इम्पॉर्टेंट तो हैं, इसमें बहुत सारे फंसेंगे, आप पूरे भी फंस सकते हैं, लेकिन आपको अलग से भी तैयार करना चाहिए। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करिए। तो यहाँ पर 3 तरह के सांद्रता के आधार पर होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गैसों में द्रवों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो चलिए इसके कारक समझ लेते हैं। तो ये गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है और विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। हालांकि 2 अंक का प्रश्न है तो इनकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो तीसरा क्वेश्चन है, असामान्य अणुभार किसे कहते हैं यदि विलयन में विलेय के कणों का वियोजन या संगुणन होता है। वियोजन का मतलब या तो विलयन में टूट जाते हैं या विलयन में जाकर के मिल जाते हैं। तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, जितने भी उसमें मिलेंगे उसकी संख्या क्या हो जाएगी, या तो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। इस कारण विलेय का जो अणुभार होता है वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, इसे ही असामान्य अणुभार कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 5वां क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन निकलता है या इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। आप एक चीज़ भी लिख करके इसको आंसर दे सकते हो कि वह प्रक्रिया जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है। इसके बाद 5वां अपचयन है, इसी का उल्टा ही है। तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन यहाँ जुड़ता था यहाँ पर निकलता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसमें हाइड्रोजन निकलता था, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता था इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यदि आपसे ऑक्सीकरण बनता है इसी का उल्टा कर देंगे तो अपचयन हो जाएगा। इसके बाद 6वां प्रश्न देखते हैं, विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। वे पदार्थ जलीय विलयन गलित अवस्था में धन आयन तथा ऋण आयन में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसके बाद देखिए, विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो इसको देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विद्युत अपघट्ट की चालकता, यहाँ चालकता के बाद आप कॉमा लगा सकते हैं, चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं या विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद 8वां प्रश्न है, क्लोरास का नियम लिखिए। तो ये अधिकतर आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, मतलब पूरे वह आयनों में विघटित हो जाता है, तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर हो जाती है। तो जो कुल चालकता है उसकी वो उनके प्रत्येक आयन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर हो जाती है, इसे हम क्लोरास का नियम कहते हैं। इसके बाद हम 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसें जैसे CO2, O2, H2O आदि के साथ क्रिया करके धातु की सतह पर यौगिक बना लेती हैं या परत बना लेती हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसका 10वां प्रश्न है, तात्क्षणिक दर किसे कहते हैं। तो समय के विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर उस समय की तात्क्षणिक दर कहलाती है। तो किसी क्षण किसी अभिकारक ऐसा भी लिख। तो चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं, ये क्या है, तात्क्षणिक दर किसी विशेष क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर उस समय की तात्क्षणिक दर कहलाती है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वो अभिक्रियाएं जो 10⁻⁹ सेकेंड अथवा उससे कम समय में भी संपन्न हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब 12वां प्रश्न देखते हैं, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगा
समय अर्ध आयुकाल कहलाता है, या इसको ऐसा भी बोल सकते कि वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो ये है H2 + Cl2 और ये प्रकाश की उपस्थिति है 2HCl बनता है, तो यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, वेग निर्धारक पद क्या होता है। तो किसी बहुपदीय अभिक्रिया में सबसे धीमा पद संपूर्ण अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। तो सबसे धीमा या मंदतम पद ही वेग निर्धारक पद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में अंतर लिखिए। तो सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में अंतर देख लीजिए। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार कराने के लिए आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, या रासायनिक क्रिया को सक्रिय करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की, अब देहली ऊर्जा में आते हैं, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारी अणुओं के पास आवश्यक रूप से होने चाहिए जिससे उनके टक्कर प्रभावित हो सकें, जिसके कारण फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो सके, उसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है, सक्रियण ऊर्जा बराबर होता है देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। अब यहाँ पर देहली ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा। यहाँ पर योग होता है, उसमें इस तरह से देहली ऊर्जा में घटा देते हैं, तो ये अंतर है। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। 17वां प्रश्न है, लेंथेनाइड किसे कहते हैं। वे तत्व हैं जो 4f ब्लॉक के लेंथेनम के बाद आते हैं, उन्हें लेंथेनाइड कहते हैं। इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। 18वां प्रश्न है, एक्टिनाइड किसे कहते हैं। वे तत्व जो 5f ब्लॉक के एक्टिनियम के बाद आते हैं उन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। ये 5f की श्रेणी वाले तत्व होते हैं, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 5f कक्षा में प्रवेश करता है। 19वां प्रश्न है, संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व क्यों आते हैं। तो डी कक्षक को पूरी तरह से भरने के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक संक्रमण तत्व की श्रृंखला में 10 तत्व आते हैं। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं, लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान नहीं है, क्यों। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण तथा बाह्यतम 2 कोश का विन्यास समान होने के कारण इन तत्वों के रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में अलग प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनका जो आकार है, रासायनिक गुण है, वो लगभग सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए पृथक करना आसान नहीं होता। इसके बाद है 21वां नंबर, लेंथेनाइड के 2 उपयोग लिखिए। तो लेंथेनाइड का उपयोग पेट्रोलियम और सिंथेटिक उत्पादों के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। लेंथेनाइड्स की मिश्र धातुओं का उपयोग वाद्य, इस्पात, स्टेनलेस स्टील, ताप प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। प्रश्न देख लेते हैं, लेंथेनाइड के 2 उपयोग लिखिए। यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का मुख्य उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, ये भी लेंथेनाइड के ही तत्व हैं। थोरियम ऑक्साइड का उपयोग चमकने वाले गैस मेंटल के रूप में होता है। फिर तीसरा है इसका यूरेनियम के लवणों का उपयोग हरे रंग के कांच के निर्माण में होता है। इस तरह लेंथेनाइड के 2 उपयोग हैं, इसमें 3 लिखा है, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। इसका 23वां प्रश्न है, संकुल यौगिक किसे कहते हैं। वे यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं, इनमें उपस्थित अवयवी आयनों का गुण पृथक से प्रदर्शित नहीं होता है, उन्हें संकुल यौगिक कहते हैं। 24वां प्रश्न देख लेते हैं, द्विक लवण किसे कहते हैं। तो वे आणविक अथवा योगात्मक यौगिक हैं जो कि ठोस अवस्था में रहते हैं परंतु जल घोलने पर या अपने घटक में आयनों में वियोजित हो जाते हैं। इस प्रकार के घटक विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, इन्हें ही द्विक लवण कहते हैं। इसके बाद 25वां प्रश्न है, लिगेंड किन्हें कहते हैं। तो कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे लिगेंड कहते हैं। इसके बाद 26वां प्रश्न है, कार्बधातिक यौगिक किन्हें कहते हैं। तो ऐसे संकर यौगिक जिनमें कार्बन या कार्बनिक भाग धातु के परमाणु से जुड़ा होता है उसे कार्बधातिक यौगिक कहते हैं। इसके बाद 27वां प्रश्न है, कीलेट क्या है। तो जब बहुतंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से आबंधित होकर चक्रीय संरचना बनाता है तो इसे कीलेट
कहा जाता है। इसके बाद 28वां प्रश्न है, मिथाइल अल्कोहल आयोडोफार्म क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मेथेनॉल में कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद नहीं होता, इसलिए मिथाइल अल्कोहल आयोडोफार्म नहीं बनाता है। इसके बाद 19वां है, ईथर में मध्यवर्ती समवायता के उदाहरण दीजिए। यदि ऐसे यौगिक की ऐसी समवायता एक ही श्रेणी के यौगिकों के बीच हो तो ऐसी समवायता को मध्यवर्ती समवायता कहते हैं। फिर से देखिए इसको, चलिए इसको फिर से देखते हैं। यदि ऐसे यौगिकों की समवायता, यदि हटा देते हैं इसमें से, ऐसे यौगिकों की समवायता जो एक ही श्रेणी के यौगिकों के बीच हो तो ऐसी समवायता को मध्यवर्ती मेटामेरिज्म कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, डाई एथिल ईथर, यहाँ दोनों तरफ एथिल जुड़ा हुआ है, और मेथिल प्रोपिल ईथर ये भी है। तो ये दोनों ईथर ही ईथर प्रजाति के हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, समावयवी हैं, और दोनों का नाम अलग अलग है। इनका परमाणु संरचना तो भिन्न होगा, लेकिन परमाणु सूत्र अणुसूत्र दोनों का कैसा है, समान है। अब 30वां प्रश्न देख लेते हैं, परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अर्धपारगम झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। अब परासरण दाब को देख लेते हैं। विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो शुद्ध विलायक के अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश होने को रोक दे, उसे परासरण दाब कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक विलयन पर लगाया गया आवश्यक दाब ही परासरण दाब कहलाता है। जैसा आपको सरल लगे वैसा आप लिख सकते हैं। 31वां प्रश्न है, अति परासरी तथा अल्प परासरी विलयन को परिभाषित कीजिए। ऐसा विलयन जिसका परासरणीय सांद्रण दूसरे विलयन से कम हो उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं, और जबकि ऐसा विलयन जिसका परासरणीय सांद्रण दूसरे विलयन से अधिक हो उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। इस तरह से इसका अंतर है। अगला क्वेश्चन है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। आप चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं। 33वां प्रश्न है, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलेय होती है? तो ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे गैस के अणु वाष्प के रूप में विलयन को छोड़ देते हैं, जिससे विलयन में गैसों की विलेयता घट जाती है। इसका 34वां प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो साम्यावस्था में अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोडों के विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक बराबर आप सूत्र भी लिख सकते थे L/A, जहाँ L जो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है और ये इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो ये 36वां प्रश्न देखते हैं। ये 3 नंबर 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, तो जैसा आए उसके हिसाब से आपको अंतर लिखना है। 2 नंबर में आए तो 2 अंतर, 3 में आए तो 3 और 4 में आए तो 4, अधिक अंतर भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, अभिक्रिया की गोटी तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिखिए। तो यही अणुसंख्यता या आणविकता भी बोलते हैं इसे, अभिक्रिया की कोटि, इनमें अंतर देखते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यह केवल सैद्धांतिक पद है, इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यह हमेशा पूर्णांक होता है, यह प्रभाज हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। इसका मान शून्य नहीं होता है, इसका मान शून्य भी हो सकता है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां, संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। तो क्यों बनाते हैं संक्रमण तत्व जो है संकुल यौगिक? रिक्त कक्षकों की उपलब्धता होती है, धातु आयनों का आकार छोटा होता है, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इस कारण जो है संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। इसके बाद अगला ही क्वेश्चन इसी में है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि N-1 D कक्षक तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, जिससे D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं।
तो इस तरह से डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी का इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, एस कक्षक का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी संयोजकता परिवर्ती संयोजकता होती है। 30वां प्रश्न देखते हैं, संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं क्यों? देखिए, संक्रमण तत्वों में N-D उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं। इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले रिक्त d ऑर्बिटलों में चले जाते हैं और d का संक्रमण हो जाता है। फलस्वरूप परावर्तित प्रकाश सफ़ेद न होकर के रंगीन होता है, इसलिए संक्रमण तत्व के यौगिक अथवा आयन रंगीन होते हैं। तो दो चीज़ें समझना है कि इसमें N-D कक्षक के जो आंशिक रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी कक्षक में संक्रमण करते हैं, जिससे प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और जब वो लौट कर आते हैं तो उसी को निकाल देते हैं, इसलिए रंगीन आयन बनाते हैं। 40वां प्रश्न है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो जाती हैं। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अब 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं, Zn जिंक, कैडमियम एवं पारा Hg संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण प्रदर्शित नहीं करते क्यों? तो Zn, Cd, Hg की परमाणु अवस्थाएं तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। संक्रमण तत्व में परमाणु अवस्था अथवा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होने चाहिए, लेकिन इसके डी कक्षक क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। जैसे जिंक का 30 होता है तो यहाँ पर 3D10 होता है यस निकलने के बाद, तो मानिए इनका जो डी कक्षक होता है इसका 3D, 4D, 5D ये क्या होते हैं? भरे होते हैं पूरी तरह से, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। इसके बाद 42वां प्रश्न देखते हैं, लैंथेनाइड संकुचन का क्या कारण है? तो लैंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके संतुलन करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ पाता है, जिससे उनके आकार क्रमिक रूप से घटते हैं, कम होते हैं, उनके परमाणु संकुचित हो जाते हैं। इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड से आने वाले या लैंथेनाइड के बाद वाले तत्व, तो इस तरह से ये लैंथेनाइड संकुचन हो गया। नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, परिरक्षण प्रभाव उतना प्रभावी नहीं होता है, जिससे इनका आकार कम होता जाता है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब इसका 43वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, केंद्रीय धातु में जितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन हों और बंध बनाने के लिए जो प्राप्त इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों की संख्या को हम प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। प्रभावी परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या, आयनन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉन, लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, तो इस तरह से होती है। जैसे यहाँ पर K4FeCN6 में Fe के लिए जो है ये प्रभावी संख्या कितनी हो जाएगी? 36। कैसे हो गया? इसमें ये हो गया 26 और 26 में से यहाँ पर जो है इसकी जो क्या कहना ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो यहाँ पर ये 2 घटा दिए हैं और इसके बाद ये CN 6 जुड़े हैं, तो हर CN जो है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, तो लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12 हो गए। तो इस तरह से यहाँ +12, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या थी, उसको घटा देंगे और लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रभावी परमाणु क्रमांक हो जाएगा। इस तरह से हमको प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, 44वां प्रश्न है, क्या कारण है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन से अधिक क्रियाशील होते हैं? तो हेलो एल्केन में अनुनाद नहीं पाया जाता है। एल्किल मूलक R के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण RX बंध ध्रुवीय हो जाता है। हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही अभिकर्मक से सरलता से प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होते हैं। तो एक तो ये है कि हेलो एरीन जो है अनुनादी संरचना के कारण स्थायी होता है, जबकि जो हेलो एल्केन होता है वह स्थायी नहीं होता, अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं इसके X ग्रुप। इसके बाद 45वां प्रश्न है, समझाएं कि
प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है? तो प्रोपेनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह के विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। इसके कारण प्रोपेनॉल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो ये सिंपल से, यदि छोटा लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोपेनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। पर क्यों बनते हैं? क्योंकि उसमें विद्युत ऋणी ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसके कारण हाइड्रोजन बंध आसानी से बनते हैं और इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब 46वां प्रश्न देखते हैं। आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे? तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद आयोडोफार्म परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। एथिल अल्कोहल जब आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफार्म बनाता है। मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। तो आयोडोफार्म परीक्षण द्वारा हम दोनों का विभेद कर सकते हैं। इसके बाद 47वां प्रश्न है, फार्मेलिन क्या है? इसके उपयोग लिखिए। तो फार्मेलिन क्या है? फार्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फार्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसका प्रयोग मृत जीवों के परिरक्षण में होता है, इसे ही फार्मेलिन कहते हैं। तो इसका उपयोग भी है मृत जीवों के परिरक्षण में, और जो 40% उसमें फार्मल्डिहाइड की सांद्रता वाला विलयन होता है उसे फार्मेलिन कहते हैं। चलिए 48वां प्रश्न देखते हैं। तृतीयक एमीन की तुलना में प्राथमिक एमीन के क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? तो प्राथमिक एमीन में प्रति अणु 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जबकि तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। इस कारण प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है। तो सीधा सीधा प्राथमिक एमीन जो होता है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए इसके क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर 49वां प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलित बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का ये बहुलक है। अब इनके कार्य देख लेते हैं। तो कार्य है, डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत प्रभाव को स्थानांतरित करता है। इसके बाद दूसरा है, डीएनए तथा आरएनए सभी प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा हमारे शरीर में विकास तथा संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद यहाँ पर 50वां प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है? प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से यदि हम द्वितीयक तृतीयक संरचना का परिवर्तन देखते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वासियोडकर व मरासमस नामक रोग होते हैं। तो इस तरह से ये 2 अंक के प्रश्न, 1 अंक का प्रश्न का वीडियो बन चुका है, इसको आप देख सकते हैं। ये पूरे प्रश्न जो हैं अभी 21 फरवरी को जो पेपर है बोर्ड का उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। और भी अन्य पढ़ सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इनकी तैयारी तो करना ही करना है। इसके अलावा आपके पास टाइम बचे तो और प्रश्नों को भी देखिए। थैंक यू।